नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो एनसीईआरटी के हमने चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, आपने वो प्रॉपरली उनके ऊपर मास्टरी कर ली होगी। अभी तक के कंटेंट्स को आपने ढंग से कर लिया होगा। अब हम फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड फेज है वहां पर आज एंटर करने जा रहे हैं। एंड आज के लिए जो फिजिक्स की बात रहेगी दैट इज गॉस लॉ। दिस इज गॉस एंड गॉसेस लॉ। दिस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड गॉस थ्योरम। इनफैक्ट हमने गॉस लॉ करना हो तो इसको जस्ट एक वर्क करने के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो 10 मिनट में आराम से हो जाता है, लेकिन हम इसके ऊपर एक फुल लेक्चर लेंगे। रीजन बीइंग गॉस लॉ आपको समझ आता है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आपने अपने बिल्ड करनी है। गॉस लॉ के साथ जो रिलेटेड बातें हैं आपने उनको ढंग से सीखना है। और शुरुआत करेंगे हम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी हम एक लेक्चर ले चुके हैं, आज उसका रीकैप कर रहे हैं। याद करिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या कहा था कि वी आर हैविंग सम सरफेस, है ना। इसको हमने नाम दिया सरफेस, नाम दिया था। और इस सरफेस को हमने डायरेक्शन देना था। रीजन बीइंग हमने कहा था कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ये, है ना, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देना है। अब तो हमने कहा था कि आपने उसके रास्ते में कोई एक एरिया रखा, लाइक आपने ये एक एरिया रखा, आपने ये तो एरिया आपने कैसे रखा, उसका ओरिएंटेशन कैसा रहा, इस तरह से था, या आपने ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो क्या देखेंगे, इस एरिया को कितनी फील्ड लाइन इंटरसेप्ट करेंगी वो चेंज हो रहा है। दैट मीन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको डायरेक्शन का नीड समझा वहां से और हमने कहा कि ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये हमने लिया डेल्टा एस इज अ स्मॉल एरिया ऑफ एनी सरफेस, एनी बिग बॉडी, और उसका डायरेक्शन ले लिया हमने ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज इट्स सरफेस। तो सरफेस ये हुआ एंड दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये बात हमेशा मन में आपने लेके चलनी है कि जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का, वो उस सरफेस जहां पर वो लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है, बहुत बड़ी कोई बॉडी है, कोई इट मे बी सिमेट्रिक बॉडी, इट मे बी नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इस मान लो स्फेयर है या कोई सिलेंडर है, आपने उसके ऊपर एक कोई छोटा सा सरफेस ले लिया आपने। इस सरफेस को मैंने डेल्टा एस कहा, दिस इज डेल्टा एस। तो मैंने यहीं से उठाया और मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये देखिए कि इधर हो गया, यहां पर लूंगा मैं सरफेस को तो इसका डायरेक्शन यहां को हो जाएगा। तो कन्वेंशन क्या देख रहे हैं आप ये कन्वेंशन देख रहे हैं कि मान लीजिए कि इफ द बॉडी इज क्लोज्ड बॉडी, कोई भी क्लोज्ड बॉडी होगी, क्लोज माने पूरी तरह से बंद, जैसे फुटबॉल होता है, क्लोज बॉडी है, वो क्लोज स्फीयर हो गया हमारे पास। स्फीयर ऑलवेज क्लोज ही होगा। एक सिलेंडर है, शटल बॉक्स है कोई, जिसके दोनों ढक्कन लगा दिए तो वो होगी क्लोज्ड बॉडी। ढक्कन खोल दिए तो अब होगी ओपन बॉडी, क्योंकि ढक्कनों के बीच में से जो देखो दो वहां पर हमारे पास वो होल्स रह जाते हैं। तो क्लोज्ड बॉडी माने जो पूरी तरह से बंद है, तो उस क्लोज्ड बॉडी की बात हम कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो एरिया का, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ, यहां पर ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। तो आउटवर्ड नॉर्मल जो भी होगा, अंदर नहीं बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल इज दिस इज टेकन एज इट्स डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, राइट। ओके, क्योंकि नॉर्मल अंदर भी है, लेकिन हम किसको मान रहे हैं पॉजिटिव, जो आउटवर्ड है। इनवर्ड को हम नेगेटिव मानेंगे, तो छोड़िए उसको, बात ही नहीं करेंगे हम। और इवन हमारे पास सीधी ओपन बॉडी भी है। मान लीजिए दिस इज अवर शटल बॉक्स, जिसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर का शेप होता है। यदि मैं यहां पर कोई एरिया लेता हूं तो इसका डायरेक्शन कहां पे जाएगा, लाइक दिस इज अवर बॉडी ऑफ दैट सिलेंडर, राइट। तो उसका एरिया भी ऊपर को ही होगा, तो ये इधर को होगा। एंड मान लीजिए कि इफ दिस इज दैट सिलेंडर एंड टेक द एरिया हेयर, तो उसका डायरेक्शन कहां का होगा, एरिया का नीचे को होगा। दैट मीन्स हमारा जनरल कन्वेंशन बन गया यहां पर क्या, कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब एक काम करते हैं कि मान लीजिए कि इस एरिया वेक्टर जो हमने अभी डिफाइन किया,
किसी सरफेस के लिए, दिस वाज डेल्टा एस एंड दिस इज डेल्टा एस वेक्टर। बेसिकली लिखते तो इसको हम डेल्टा एस वेक्टर सारे को ही है ना, लेकिन ये है तो एस वेक्टर है ना, ये तो छोटा है इसलिए इसको डेल्टा लिखा हुआ है। ओके, और मान लीजिए इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एनवायरमेंट में धकेल दिया, जैसे यहां डाला था, तो ये मान लीजिए हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो हमने डेफिनेशन क्या दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन रिकॉल करें फिर से, इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, यानी इधर नहीं, दे शुड पास नॉर्मली। तो नॉर्मली के लिए हमें इस ई का एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा इस तरफ को, तो वो होगा ई कॉस ऑफ थीटा, ई कॉस ऑफ थीटा, दिस वाज ई, दिस ई कॉस थीटा। इसलिए हमारा फ्लक्स कितना हो गया, जो छोटा सा फ्लक्स रहेगा इसका वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉट ई बट ई कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रहे कॉस थीटा ई का कॉम्पोनेंट है ये, और साथ में हो गया डेल्टा एस। तो क्यों ना इसको ऐसा लिखा जाए कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। दिस इज हाउ वी राइट, दिस इज हाउ वी राइट फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, राइट। अच्छा, एक बार ना हम यहां पर थोड़ी गलती कर जाते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा कि डेल्टा फाई, मैं इसी को लिख देता हूं डेल्टा फाई, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो शुड आई राइट ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसको लिख दूं। दैट मीन क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो लॉजिक ही गलत हो गया, ये कभी भी इसके साथ ब्रैकेट्स में नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिजॉल्व करना है हमेशा, विच इज पासिंग नॉर्मली, एरिया को रिजॉल्व कभी भी नहीं करना है। हालांकि मैथमेटिकली दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, इसका भी और इस स्टेटमेंट का भी, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को मन में लेकर चलिए कि हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर रहे हैं यहां पर। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो यहां से हम कुछ केसेस ले सकते हैं, वी कैन टेक अ फ्यू केसेस। जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास, दिस इज अवर एरिया वेक्टर, दिस इज ds वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड here, both are pointing in the same direction. So obviously phi is equal to 0. So what is flux here? Flux is yes please, this is cos of 0 and this is delta s, and what is cos 0 1? This is e delta s. That mean यहां पर जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, और होना भी चाहिए कि आपने फील्ड को वैसे, जो फील्ड का डायरेक्शन है आपने वैसे ही रखा है एरिया को, उसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि फुल फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां मैक्सिमम होगा। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में हमने फाई को 90 लिया, दैट मीन आपने इसको तो ऐसे ही रखा, दिस वाज योर एरिया वेक्टर, राइट। लेकिन फील्ड जो है विच इज पैरेलल टू द सरफेस, यहां पर क्या था, यहां फील्ड वाज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये बात कंफ्यूज नहीं करना है, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर था इसलिए दिस इज अलोंग द वेक्टर सरफेस वेक्टर। सो हियर फील्ड इज अलोंग द सरफेस, ये सरफेस है उसके अलोंग फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि एरिया वेक्टर तो यहां को होगा ना, तो दिस इज ds वेक्टर, दिस इज अवर फील्ड। तो एंगल कितने का हो गया यहां पर, फिर एंगल इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज फ्लक्स हियर, तो फ्लक्स इज e cos ऑफ 90 डेल्टा s, सो दैट बिकम्स 0। दैट मीन यहां पर कोई भी, ऑब्वियसली ये हमारा सरफेस है और फील्ड लाइन से जा रही है, तो कोई भी फील्ड लाइन यहां से क्रॉस नहीं करेगी। एंड केस नंबर थर्ड इज कि मान लीजिए ये है हमारा एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन हम यहां पे ले रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर को ले रहे हैं, और फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को है। दैट मीन आपने पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है तो फील्ड इधर को आ रही है, नीचे की ओर फील्ड आ रही है, तो यहां क्रॉस तो कर रही है, लेकिन फाई कितना बन रहा है यहां पर, फाई इज कमिंग आउट टू दिस डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
तो फाई इज कमिंग आउट टू बी 180 डिग्री. थीटा इज 180 डिग्री. So what is flux here? Flux is E cos of 180 into ds delta s. This is minus E delta s. This is minus E delta s. So delta phi is equal to minus E delta s. तो फ्लक्स यहां भी मैक्सिमम है और फ्लक्स यहां भी देख रहे हैं आप मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, क्योंकि यहां दोनों का डायरेक्शन सेम है, या डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यहां फ्लक्स जीरो है. तो चलिए एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इज स्केलर और वेक्टर? यस, इट इज स्केलर. व्हाई? बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू, मैंने ई लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर. तो स्केलर क्वांटिटी है ये. तो क्या इसको हम जैसे सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, क्या फ्लक्सेस को भी ऐड कर सकते हैं? आंसर इज यस. तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है कोई एक, और क्यूब के 6 सरफेस हैं, और हर सरफेस के साथ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरफ को है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मुझे कोई पूछे कि बताइए इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स अटैच है, इस वाले के साथ कितना अटैच है, टॉप पे कितना है, बॉटम पे कितना है. मैं बोलूं जी पहले का phi 1, दूसरे का phi 2 एंड सो ऑन, लास्ट का phi 6. तो क्या इनको ऐड किया जाए तो टोटल फ्लक्स आ सकता है? यस, आ सकता है. और मुझे कोई बोले कि phi e को कोई शॉर्ट में, तो मैं कहता हूं ऐसे लिख लीजिए, समेशन ऑफ ऑल दिस फ्लक्सेस वेयर I इज इक्वल टू 1 to 6 इन दिस डायग्राम, राइट. तो ये तो हो गया कि फ्लक्स को हम सिंपल स्केलर के ढंग से ऐड कर सकते हैं. दिस इज ओनली फॉर दिस डायग्राम. डायग्राम चेंज होगा तो कुछ और बनेगा. तो हम एक जनरल बात निकालते हैं कि ऐसा कुछ लिखें जो सभी डायग्राम के लिए चल जाए. तो उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वन इज, तो वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स फॉर 2 सर्फेसेस. So let us write formula of flux for 2 type of surfaces. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? या तो वो सरफेस ओपन होगा या फिर वो सरफेस क्लोज्ड होगा. तो ओपन सरफेस कैसा होता है और क्लोज्ड सरफेस कैसा होता है, जरा उसकी बात की जाए. एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज्ड, जैसे स्फेयर होता है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये स्फेयर हो गए. इवन सिलेंडर कर लीजिए, क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो क्लोज सरफेस. क्लोज माने एक शटल बॉक्स, दोनों ओर से बंद. लेकिन ओपन सरफेस कैसा होगा, तो ये सिलेंडर लिया हमने, कैसा, दिस इज ओपन सिलेंडर. सिर्फ यहीं पे शटल बॉक्स है, ढक्कन दोनों खुले हैं इसके, तो ओपन सिलेंडर है ना. दिस इज ओपन सरफेस. कोई एक स्क्वायर है, कोई एक सर्कल है, ये सारे कैसे हैं, दीज आर ओपन सरफेसेस. तो ओपन सरफेस माने जो बंद नहीं है, खुला है जो. एंड क्लोज कैसा हो, जो पूरी ओर से बंद है. एक टेक्निक है यहां पर, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक. हम इस फॉर्मूला को उस टेक्निक पे शिफ्ट करें, तो मान लीजिए मेरे पास जो बॉडी थी ना, कोई भी एक स्फेयर था, दिस वाज स्फेयर, राइट. तो मैंने उस पर सरफेस ये लिया था, ठीक है जी, जिसको डेल्टा एस कहा था. मैं इसको इतना छोटा करता जाऊं कि और छोटा 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 होते होते इतना छोटा हो जाए कि मुझे दिखे भी नहीं, वो उससे भी छोटा हो जाए ये, तो उसको हम ds कह सकते हैं. दैट मीन्स ये डिफरेंशियल लिमिट तक हमने इसको स्मॉल कर दिया. दिस इज डिक्रीजिंग अप टू डिफरेंशियल लिमिट. तो अब हम यहां पर टोटल फ्लक्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ई वेक्टर, और ये जहां डेल्टा एस लिखा था मैक्रोस्कोपिक एरिया के लिए, उसको हमने माइक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल. ये तभी लिखा जाता है डी, जब ये बहुत ही छोटा पॉइंट हो, एरिया इतना छोटा है कि आपको दिख नहीं रहा है ना, यू जस्ट गेसिंग कि एरिया यहां जैसे है ये. तो दिस इज ई डेस. तो ये छोटे का हुआ, तो ये तो लिखा मैंने अभी किया, दिस इज डी फाई. तो मुझे टोटल कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो ओपन सरफेस के लिए फाई का फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन. और यही सरफेस यदि क्लोज्ड हो जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और हम इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर क्लोज लगा देंगे. तो ये यहां पर डिफरेंशिएट करता है, जब ये हम इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये क्लोज का साइन लगाते हैं, मतलब सरफेस क्लोज्ड है, हमें इंडिकेशन मिल गया यहां से. और जब ये है तो इसका मतलब सरफेस ओपन है. इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि पूरे क्यूब की बात करता हूं, इस क्यूब की,
तो क्यूब के लिए फ्लक्स का मैं लिखूंगा सिंबल क्या, ये होगा क्लोज सरफेस। और मैं इसके फर्स्ट की बात करता हूं तो क्लोज सरफेस एरिया ऑफ दिस होल क्यूब विल बी इक्वल टू, जब पहले का लगाऊंगा तो वहां पर सिंबल ये नहीं वो ये आएगा, क्योंकि वो एक सरफेस लिया मैंने कोई भी तो ओपन रहेगा, एक और लूंगा वो भी ओपन रहेगा। इज इट क्लियर? तो ओपन के लिए ये साइन एंड क्लोज के लिए ये साइन। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सिंपल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है तो आपके मन में बात बैठ गई कि कहीं भी, और आप यहां पे फाई के आगे ई भी लगा सकते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। यहां पर इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं क्योंकि आगे जाके एक और फ्लक्स आएगा नेक्स्ट यूनिट्स में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसको हम फाई के नीचे बी लिखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो फाई की जगह आप कहीं भी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं आंखें बंद करके, मत घबराइएगा, है ना। और दूसरी लास्ट बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि क्या होता है आपने देखा ई और डीएस, तो ई के यूनिट्स और डीएस के यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ, चलिए यहां लिखता हूं मैं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या होंगे। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और साथ में एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक यूनिट ये हो गए, इसके पहले भी किया था, आज इसको रिवाइज कर रहे हैं जब। एक और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ए क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट गया तो इसका एक और यूनिट बन गया क्या, वोल्ट मीटर। हाँ वेम नहीं बोल रहे, वेम वोल्ट मीटर। तो ये दो इसके यूनिट्स हो गए। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम फुली इक्विप्ड है गॉस लॉ की तरफ जाने के लिए। तो गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ इज बेसिकली सच ए लॉ विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो कहां से आएगा, किसी चार्ज से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, फ्लक्स की फॉर्म में दिखेगा। तो सोर्स और जो कुछ दिख रहा है इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज फ्लक्स, और कॉज क्या है वो चार्ज। तो एक कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है ये। तो गॉस लॉ बेसिकली ये कूलॉम्स लॉ को ही एक फॉर्मुलेट किया गया है सिमेट्रिक सरफेस को कवर करने के लिए। कूलॉम लॉ को एक और व्यापक दायरा देने के लिए गॉस लॉ बनाया था गॉस ने। तो दिस रिलेट्स द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम इसके ऊपर डिटेल से बात करना शुरू करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं गॉस लॉ की। गॉस, जिनका पूरा नाम कार्ल फ्राइड्रिक गॉस, and his lifetime was 1777 to 1855। तो गॉस का नाम हम फिजिक्स में बड़े ही आदत से लेते हैं, क्योंकि गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम के लॉ को एक और बड़ा दायरा देने की कोशिश की, और एक सफल कोशिश की। गॉस ने इनफेक्ट क्या किया, उसने जो एक सिमेट्रिक सरफेस रहते हैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देखना है, उसने उस चीज के ऊपर काम किया। और सबसे पहले गॉस लॉ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस। तो कार्ल गॉस ने एक ऐसे सरफेस की कल्पना की जिसको नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। और वो होता है क्या, उसका मीनिंग क्या है, दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल सरफेस, ये है नहीं, दिस इज इमेजिनरी सरफेस। मान लीजिए देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, दे आर गोइंग आउटवर्ड्स, राइट। तो हमने उसके सराउंडिंग में एक सरफेस की कल्पना की। मान लीजिए कि एक फुटबॉल लिया हमने, एक पॉइंट लिया ना, पॉइंट पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग में एक फुटबॉल लिया जिसका रेडियस था मान लो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस का फुटबॉल जो है ना, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो दो चीज होगी, पॉइंट चार्ज अंदर रह गया गॉसियन सरफेस के अंदर, और जो बाहर सरफेस आया दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब ये 10 ही नहीं लेना है, आप चाहो तो 20 ले लीजिए, कोई बात नहीं, हटाइए इसको। Now same point again, and now you are taking the bigger surface whose radius is still more। आप क्या देख रहे हैं कि जितना फ्लक्स इस सरफेस के साथ लिंक होगा, क्योंकि सरफेस में फ्लक्स आ कहां से रहा है, तो यहां से आ रहा है, तो जितना फ्लक्स यहां से इंटरसेप्ट हो रहा है ये सरफेस भी उतना ही फ्लक्स इंटरसेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आ तो ये रहा है। तो यदि ये पॉइंट इसके सेंटर पे था तो ये इसके सेंटर पे भी है। दैट मीन्स मैं इसको यदि 40 सेंटीमीटर की जगह में इसको 80 सेंटीमीटर और बड़ा सरफेस कर दूं, तो हर एक सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो सेम ही होना चाहिए।
तो गॉसियन सरफेस क्या है, इसकी दो खास बातें लिखेंगे हम, है ना, और फिर हमने क्या अपने हिसाब से लिए वो बात अलग से करेंगे। तो गॉसियन सरफेस इट कैन टेक एनी शेप, इट कैन टेक एनी शेप। हाँ, ये अलग बात है कि सिमेट्री के हिसाब से सारी शेप्स हमें सूट नहीं करती हैं, तो हमने इसको नॉर्मली दो शेप पे फोकस किया, खासकर हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो बोर्ड्स का है, कॉम्पिटिटिव का है। एक हमने इसको स्फेयर लिया, स्फेयर, और एक हमने इसको सिलेंडर लिया। तो दो शेप पे हम सिमेट्री को करेंगे जीरो डाउन। वो कैसे लेकर आएंगे तो बाद में बात होगी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट गॉसियन सरफेस का, इट कैन टेक एनी शेप, बट प्रेफरेबली वी विल प्रेफर अवर दिस टू शेप्स, दैट इज सिमेट्रिक शेप्स, दोनों ये स्फेयर और सिलेंडर। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस की, वो बात ये है कि गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी फॉर क्लोज्ड सरफेस, इट क्लोज्ड बॉडीज, इट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो मैं बोलूं कि क्या स्क्वायर को मैं बोलूं गॉसियन सरफेस है? बिल्कुल नहीं। क्या सर्कल गॉसियन सरफेस है? बिल्कुल नहीं। क्या ट्राइंगल है? नहीं। क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड। एक पत्थर है कोई, है ना, जैसा मर्जी पत्थर, टेढ़ा मेढ़ा, उसका जो आउटर जो आपको दिख रहा है बाहर से, उसकी पेरिफेरी, क्या वो गॉसियन सरफेस है? यस, दैट इज। क्यों? क्लोज्ड है वो। एक बंद कमरा है, बंद कमरे की जो सारी दीवारें हैं, क्यूब, क्यूबाइड, कोई भी, क्या वो गॉसियन सरफेस है? यस, वो है ना। तो गॉसियन सरफेस ऑलवेज इट अप्लाइज टू द क्लोज्ड बॉडीज, कभी भी ये ओपन बॉडी के साथ लिंक नहीं होगा। इट कैन टेक एनी शेप। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस को जरा समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप गॉस लॉ को समझ पाएं। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर। यू राइट द न्यूमेरिकल की कंसीडर वन गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सो वी आर हैविंग अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि कैसा सिलेंडर, क्लोज या ओपन, क्या कहते हैं आप, ये सिलेंडर कैसा होना चाहिए? जब लिख दिया कि गॉसियन है तो जाहिर सी बात है कि क्लोज ही होगा। तो फाइंड द नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। कैसे किया जाए? इसमें तीन तरह के सरफेस आ रहे हैं। एक ये जिसका एरिया वेक्टर, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स आउटसाइड, अंदर को नहीं, बाहर को लेना है आपने। तो ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन यहां को हो गया, राइट। और मैं कोई बीच में लेता हूं कहीं रैंडमली, तो उसका डायरेक्शन यहां को हो गया। यानी यहां तीन सरफेसेस हैं, एक सर्कल है, दो, वन सर्कल, सेकंड सर्कल और तीसरा कर्व सरफेस। तीनों का एरिया का ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टोटल फ्लक्स। तो कैन आई से हियर कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, इनके कुछ नाम देते हैं, लेट दिस इज सरफेस ए, दिस इज सरफेस बी एंड दिस इज सरफेस सी। हमने जो छोटे सरफेस लिए और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ डीएस यूज करेंगे। तो मैं क्या बोलूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डी एस। ये लिख रहा हूं मैं पूरे बॉडी के लिए। फॉर, बोलिए सही गलत है? ये गलत है ये, क्योंकि फुल बॉडी कैसी है? क्लोज बॉडी है, गॉसियन सरफेस है, इट शुड लाइक दिस, यहां ये सर्कल करना चाहिए। अब हो गया, देखने से लग रहा है दिस फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द होल बॉडी, होल सिलेंडर। और इसके क्योंकि तीन पार्ट्स हैं तो मैं तीनों पार्ट्स अलग से कर रहा हूं। कौन कौन से पार्ट? पहले तो ईडीएस, फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट सरफेस ए, इसका फ्लक्स, प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सरफेस, दिस इज बी, प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद थर्ड सरफेस विच इज सी। तो ये कितना हुआ? व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट सरफेस? तो ध्यान से जरा इसको मैं इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इस इक्वेशन को, और बाद में वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे, राइट। तो हमें समझना है कि निकालने कैसे कैसे हैं। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने ई लिखा है यहां पर। ओके, नंबर 1, व्हाट इज योर ई डी एस थ्रू ए? ए मतलब ये बात हो रही सरफेस की। इस सरफेस के लिए फील्ड कहां को है? सोचिए फील्ड कहां को है? फील्ड तो हमेशा इधर को, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ध्यान रहे बात ये, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। यदि फील्ड ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी, उसकी बात भी करेंगे बाद में किसी और लेक्चर में, लेकिन आज हम यूनिफॉर्म फील्ड लेके चल रहे हैं।
ये यूनिफॉर्म फील्ड यहां को है। दैट मीन्स इस केस में व्हाट इज थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू यस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया ना जी यहां को, दिस इज ds1, एक्चुअली एन वेक्टर ही काफी है फर्स्ट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। थीटा इज 180 हियर, दिस इज थीटा। सो हमारा फ्लक्स कितना बन जाएगा, दिस इज E cos ऑफ 180। मैं इसको अटैच यहां पे कर रहा हूं, ध्यान रखें आप, है ना, एंड दिस इज ds, सो दैट बिकम्स माइनस EDS बिकॉज थीटा इज 180। सेकंड लेते हैं, सेकंड में बी सरफेस लीजिए, बताइए व्हाट इज फ्लक्स लिंक विद बी सरफेस। अच्छा बी पे एंगल कितना है, ये है बी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां को है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एरिया वेक्टर भी कहां को है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री, तो दिस इज E cos 0। मैं फिर से इसको यहां अटैच कर रहा हूं, देख रहे ध्यान से आप, क्योंकि हमने पहले कहा था रिजॉल्व फील्ड होती है एरिया नहीं, इंटू ds, सो दैट बिकम cos 0 is 1, so that becomes EDS, right? And third part is what is flux through third surface C। इसको मैं phi 1 कह रहा हूं, इसको मैं phi 2 कह रहा हूं, इसको phi 3 कह रहा हूं, है ना, is it right? So what is flux through third surface, ये वाला surface, फील्ड तो ये पैरेलल होगी इधर सरफेस के, सरफेस तो ऐसे है ना ये, तो फील्ड तो होगी इधर को पैरेलल, और डायरेक्शन इसका एरिया वेक्टर का यहां को हो गया, व्हाट इज एंगल, एंगल इज 90। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90, तो दिस इज E cos 90, E cos 90 इंटू ds, cos 90 is 0, this is 0। तो what is total flux, therefore equation 1 becomes, now you can well write what is total flux, phi E। तो phi E is this, how much it is E ds with minus sign, next is B, that is EDS with plus sign and plus 0, so net flux is 0, that means total flux linked with this surface is 0। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि 0 क्यों हुआ, क्योंकि जितना फ्लक्स इस सरफेस से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स के सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो ये बात आपको और ढंग से आप अपने को तैयार करें इस बात के लिए कि जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं है और वो किसी फील्ड में रखा है, उसको आपने उसको इमर्स किया किसी फील्ड के अंदर, और इस तरह से कि नेट फ्लक्स विच इज कमिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एंटरिंग हियर, फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द फ्लक्स विच इज लिविंग, तो दैट मीन्स नेट फ्लक्स इज 0। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि नेट फ्लक्स entering in the surface, entering into the surface is equal to net flux leaving this surface, net flux leaving the surface। और जब ये कंडीशन आती है तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सच गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इज 0। अच्छा क्या ऐसा ही केस क्यूब में होगा, सोचिए, मैं क्यूब लेता हूं, दिस इज क्यूब, क्या इसके साथ भी नेट फ्लक्स 0 होगा यदि इस क्यूब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए? तो सोचिए यदि ऐसा होगा तो देखिए इस क्यूब में, लेट मी टेक एनीथिंग लाइक से दिस इज वन बॉडी, राइट, और इस बॉडी में दिस इज क्यूबाइडल इन शेप, क्यूब या क्यूबाइड कोई भी ले लीजिए। अब फील्ड तो यहां को जा रही है, इस डायरेक्शन को फील्ड जा रही है हमारी, है ना, तो इसके लिए देखिए ये वाला सरफेस, तो दिस इज EDS, ये सरफेस के लिए फील्ड यहां को, जैसे अभी किया हमने एरिया वेक्टर इधर को, तो 180 माइनस EDS, यहां पर फील्ड के परपेंडिकुलर 0, फील्ड के परपेंडिकुलर 0, फील्ड के परपेंडिकुलर 0 और फील्ड के परपेंडिकुलर 0। पर ये 0 तब हो रहे हैं जब ये फील्ड कैसी है, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड। जब भी ये फील्ड वेरिंग फील्ड होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम बिल्कुल करेंगे, बस देखेंगे वहां पर कि ये यूनिफॉर्म फील्ड जब होती है तो यहां पर 0 हो रहा है। एनी हाउ दिस इज ऑल, और हमने यहां से ये कंक्लूड किया कि यदि क्यूब है तो क्यूब में भी ये 2 सरफेस ही करेंगे कंट्रीब्यूट सिर्फ फ्लक्स के लिए, और यहां पर होगा EDS, यहां होगा माइनस EDS, राइट। अच्छा मैं एक इस सिचुएशन में चेंज लाता हूं, मैं इसी क्यूब का लेता हूं, फिर देखिएगा ध्यान से जरा, और मैं कहूं कि जी मैंने इसको फील्ड में रखा जहां पर यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी इस तरह से फील्ड जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। चलो एक से ड्रॉ करते हैं, फील्ड यहां को है, अब कौन सा सरफेस करे कंट्रीब्यूट, इधर राइट, लेफ्ट,
फ्रंट, बैक, बॉटम और टॉप, कौन सा? यस अब यहां पर जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में होंगे वही करेंगे, तो टॉप वाला करेगा और बॉटम वाला करेगा। तो टॉप वाले का क्या बन जाएगा, सोचिए, ईडीएस, डायरेक्शन सेम है। बॉटम वाले क्या बनेगा, ई ऊपर को लेकिन एरिया वेक्टर नीचे को, तो माइनस ईडीएस, नेट जीरो हो गया। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद सच सर्फेसिस इज जीरो, राइट। तो आपने क्या देखा कि गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स इज जीरो इन दोनों केसेस में जो अभी देखा आपने, इफ नो चार्ज इज एनक्लोज विद इन दैट। और फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म फील्ड था। अच्छा, मानते हैं कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तब क्या होगा, क्या तब भी ऐसा ही होगा, इफ ई इज नॉन यूनिफॉर्म। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं आपको आएगा, लेकिन ओवरऑल समझ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी यूजफुल फॉर योर जेई। सो मान लीजिए कि हमारा फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इन दैट केस क्या होने वाला है। मानो मैं एक फील्ड लेता हूं, है ना, कोई भी फील्ड ले लेता हूं और फील्ड को, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, इन टाइम वेरिंग फील्ड है। तो मान लेते हैं कि एक फील्ड ली और इसको हम लिंक करते हैं किसी एक गॉसियन सरफेस के साथ। तो मान लेते हैं कि दिस इज अवर कार्टेशियन कॉन्वेक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ऑब्वियसली यहां को आई होता है, पता ही आपको यूनिट वेक्टर, यहां को जे और यहां को के होगा। मैं यहां पर कोई क्यूब रखता हूं, दिस इज वन क्यूब, मेरा क्यूब नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ये क्यूब रख लिया और ये क्यूब को हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। सो दिस क्यूब इज प्लेस्ड हियर। अच्छा, क्यूब की जो साइड दिख रही है आपको, ये मान लेते हैं कि दिस इज एट 1 मीटर फ्रॉम हियर एंड लेट दिस साइड इज एट से कुछ भी कह लीजिए 4 मीटर अवे फ्रॉम हियर कर लीजिए, एट 4, राइट। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मान लीजिए, मैं कहता हूं मान लीजिए कि दिस इज 2xi प्लस जे में कुछ डाल लीजिए, लेट दिस इज 3j। तो ये हो गया जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ 2x लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं न्यूटन पर कूलम एंड यूनिट ऑफ x इज मीटर, ये इनके यूनिट्स दिए हुए हैं। x इज डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, वैसे वैसे फील्ड वेरी करेगा। तो ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। जहां x कम है वहां फील्ड कम होगा क्योंकि 2x है ये। जहां पर x का वैल्यू 4 हो जाएगा या 5 या 6 या 7, वो फील्ड बढ़ती जा रही है, यानी ये फील्ड पहले कम है और डिस्टेंस के साथ ही फील्ड बढ़ती जा रही है। इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने ये क्यूब रख दिया और हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस क्यूब के थ्रू गॉसियन सरफेस है ना ये, तो यहां पे कितना फ्लक्स होगा। मान लो मैं निकालता हूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस राइट एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस लेफ्ट। ऐसा करते हैं, क्या इन दोनों सरफेस में फ्लक्स यहां भी नेट जीरो होगा कि नहीं होगा, लेट अस ट्राई टू सी दैट। ओके, फ्लक्स थ्रू दिस राइट सरफेस कितना होगा, इसके थ्रू निकाल रहे हैं। कितना होगा जी, पता ही आपको, दिस शुड बी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यह क्लोज नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन सरफेस है, एक सर इसका सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ई कितना है, यस ई इज 2xi प्लस 3j डॉट व्हाट इज ds। चलो ds को फिलहाल आप ds रखिए, लेकिन ds का डायरेक्शन क्या है, दिस इज ds वेक्टर। लेट मी राइट इट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। एरिया कहां पे है, एरिया ऐसे हेल्ड है ना, ये एरिया इज इन yz प्लेन, देख रहे हैं आप। तो इसका डायरेक्शन कहां को होगा, अलोंग x एक्सिस। तो आई शुड राइट हियर i यूनिट वेक्टर, क्योंकि यदि ये यूनिट वेक्टर में था तो मुझे इसको भी यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इन वाइजर प्लेन, इसका परपेंडिकुलर कहां पे सेट हुआ, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम आई कहते हैं। और आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सारे 0। तो ये रहेगा हमारे पास 2x, अच्छा साइड इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन साइन 2x आई डॉट आई बचेगा ds, आई डॉट आई इज 1, बाकी 0 हो गया। वैल्यू पुट करिए 2, तो कांस्टेंट आ गया। x इज ऑल्सो कांस्टेंट हियर एंड दिस इज ds। सो व्हाट इज 2, x कितना है इस सरफेस के लिए, इसके लिए x का वैल्यू है 4 एंड ds इज द एरिया ऑफ दिस। अच्छा, स्क्वायर जो है ना, इसका साइड कितना है, ये 1 है और ये 4 है, तो ये रह गया नेट 3, इज इट। ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर, तो क्या रह गया बीच का पार्ट 3 रह गया। तो ये क्यूब का साइड 3, तो स्क्वायर का भी 3 हो गया, तो ये भी 3, ये भी 3, तो 3 3 are 9, दिस इज 3 स्क्वायर, राइट। सो दैट बिकम्स 4 2s are 8 and 9s are 72। 72 यूनिट बोलिएगा न्यूटन पर कूलम,
ये यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 72 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब जो ये सरफेस है, देखिए लेफ्ट वाला, वहां पे कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो लेट मी राइट फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस इक्वल्स टू, बोर्ड स्टेट बोर्ड वाले ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको समझना है प्रॉपरली तो इसको देख ले, कोई मुश्किल भी नहीं है ये। तो फाई लेफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट ये। तो कितना होगा, दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सेम जाएगा, ये तो वही बन गया। तो फर्क क्या आएगा, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका माइनस, यहां माइनस साइन आएगा। और कितना था, फॉर्मूला वाज 2, और x भी आएगा, यहां पे x कितना है, x इज फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि ये सरफेस तो इस पॉइंट पे है, तो 1 हो गया इंटू एरिया स्क्वायर। तो व्हाट इज एरिया, एरिया नॉट एरिया स्क्वायर, साइड स्क्वायर, सॉरी एरिया। तो व्हाट इज एरिया, 309। तो दिस इज इक्वल टू -18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बात करते हैं कि जो टॉप सरफेस है उसका साथ जो फ्लक्स लिंक कितना होगा इस सरफेस के साथ। मैं इसकी और पेन से बनाता हूं इसको। दिस टॉप सरफेस, यहां पे फ्लक्स कितना होगा। अच्छा, यहां जो डायरेक्शन वो कौन सी हुई, दिस इज नॉट अलोंग आई नो, ये तो कहां होल्ड है, ये तो होल्ड किया हमने एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड एक्स जी कहिए, कुछ भी कर लीजिए, ये एक्स जी प्लेन में है। तो इसका जो डायरेक्शन हुआ दैट इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस, मीन अलोंग जे है ये। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर जे है, तो ध्यान से जरा। तो दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ओके। तो ई कितना है, ई तो वही है जो है 2xi प्लस 3j एंड डॉट इंटीग्रेशन लगा लीजिए, डॉट व्हाट इज एरिया नाउ, एरिया इज ds। फिर से वही वेक्टर को कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कितना इसका हो गया, j हुआ डायरेक्शन। तो यहां पर कौन टर्म रहेगी, j डॉट j वाली टर्म रहेगी, तो ये रह गया सिर्फ ये रहा 3 और ये ds बचा, बाकी सारा हट जाएगा यहां से, है ना, i डॉट j 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू एरिया, एंड व्हाट इज एरिया, एरिया इज 9, दैट बिकम्स 27। ये फ्लक्स है, तो हियर फ्लक्स इज इक्वल टू 27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो आपने क्या सीखा अभी कि गॉस ने जो कल्पना की गॉसियन सरफेस की, वो क्या होता है, वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, और जिस सरफेस का दो बातें कही कि वो सरफेस क्लोज्ड होता है एंड इट कैन बी ऑफ एनी शेप। हमने सिमेट्री के हिसाब से कैसे लिए, तो हमने ये क्यूब ले लिया, या हमने स्फेयर ले लिया, या फिर सिलेंडर, फ्यूचर में हम सिलेंडर और स्फेयर की बात ही करेंगे। सो अब हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं गॉस लॉ को समझने के लिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद गॉस लॉ। तो व्हाट गॉस सेड, गॉस बेसिकली रिलेटेड टू थिंग्स। नंबर 1, गॉसियन सरफेस के साथ किसी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिंक किया उसने अंदर के चार्ज के साथ, यदि कोई चार्ज है तो गॉस ने ऐसे बातें नहीं की। गॉस ने बेसिकली जो सरफेस लिया उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, और जो एनक्लोज चार्ज है उसके कारण कितना फील्ड बन पा रहा है वहां पर, उसने उसकी बात की। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करना है, लेट अस ट्राई टू डू दैट नाउ। एंड नाउ व्हाट इज गॉस थ्योरम, state and prove Gauss theorem. So what is Gauss theorem or Gauss law? This law states that suppose we are having a positive charge, let me tell it is point charge, और इसके सराउंडिंग पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, हम वहां पर एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। दिस इज सिमेट्री गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है ये, राइट। तो इस स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स इंटरसेप्ट हो रहा है, हाउ मच फ्लक्स इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय दिस गॉसियन सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये चार्ज और इसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, यही गॉस लॉ है। एंड व्हाट इट सेज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस और एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times charge enclosed within that surface. Or simply, should I write that phi E is equal to Q by epsilon naught? This is simple statement of Gauss law. Mathematical formula for Gauss law is electric flux through any Gaussian surface. वो कहां पे है, hardly matters. 5 सेंटीमीटर, 10, 20, 50 कितना, कोई दिक्कत नहीं. It should be at finite distance.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फ्लक्स में एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, वो क्या था? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बहुत छोटा सरफेस लिया जाए तो उसको हमने ds कहा था, एंड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, सो दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे बहुत ही छोटा सा सरफेस, बिल्कुल छोटा, डिफरेंशियल लिमिट तक, चलो फिर भी इसको बड़ा करके दिखाते हैं। हम ये मान लेते हैं दिस इज अवर ds, क्योंकि वो छोटा कैसे नजर आएगा आपको, ये सरफेस है और ये बन गया इस सरफेस का सरफेस एरिया, और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस पॉइंट के साथ जहां पॉइंट था, तो ये हमारा रेडियस भी हो गया जी, दिस पॉइंट इज O। तो इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट का नाम रखते हैं कुछ P। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट अस ट्राई टू सी। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया ये मैथमेटिकल, एंड अब इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आप लिख लेंगे पहले कि कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, consider a positive charge Q at point O. It sets up electric field around that. Consider one Gaussian surface in that electric field, and you write there the Gaussian surface, a closed surface which is symmetric sphere. Okay, here in our case. And consider one very small surface ds, whose area vector points outward, and here due to this charge, electric field also points in the same direction. Electric field and ds vector both are readily outward here. So what is electric field at point P? Yes please. सोचिए, what is electric field at point P? इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा? तो P will be equal to, फिर उसका फॉर्मूला जो था पॉइंट चार्ज वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज चार्ज हियर? सोर्स चार्ज इज Q, डिस्टेंस कितना है R, तो Q by R square, दिस इज फील्ड। So what is small amount of flux d phi e linked with this very small area? So that will be equal to E vector dot ds vector. Okay. अच्छा, एंगल कितना हो यहाँ पर? एंगल 0 डिग्री हो गया, तो E ds cos of 0, तो you must write this is E ds cos of 0, cos 0 कितना होता है? 1, तो ये तो आ गया हमारा E ds। ये बन गया जी हमारा छोटा सा फ्लक्स। किसके साथ लिंक्ड है ये? इस शेडिड सरफेस के साथ। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स, दिस इज अवर फ्लक्स विच इज लिंक्ड विथ शेडिड सरफेस, ये स्मॉल फ्लक्स है ये। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स, while writing in boards you must write here small flux linked with ds, you must write here small flux linked with ds is this much, right? So what is total flux? So total flux will be equal to E vector dot ds, को तो हट चुका है, this is only EDS, तो EDS का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा E, और ds, put the values please. What is E? E is अभी निकाले आपने, this is 1/4 pi epsilon naught, this is Q by R square, and multiplied by what is total area, तो इसका इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस, दिस इज स्फेयर, तो स्फेयर का होता है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, 4 पाई गेट्स कैंसल्ड, एंड दिस इज Q by epsilon naught. That means total flux is equal to Q by epsilon naught, and we also write phi as E vector dot ds over the whole surface. This is equal to Q by epsilon naught. This is the proof of Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम हमने कहां से ली है? कूलॉम लॉ का यूज किया। तो यूजिंग कूलॉम्स लॉ वी हैव प्रूव्ड गॉस थ्योरम। हम चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम गॉस थ्योरम कैन बी रीच एट द कूलॉम्स लॉ, तो वो भी हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि डिराइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। बैकवर्ड चलते हैं, असल में तो कूलॉम लॉ से बनी थी गॉस थ्योरम, अभी जो किया आपने। अब हम चल रहे हैं गॉस थ्योरम से वापस कूलॉम लॉ पे। तो क्वेश्चन इज ऑब्टेन Coulomb's law from Gauss theorem. Coulomb's law from Gauss theorem. अब देख रहे हैं कि हमें गॉस थ्योरम में तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? फाई से, राइट? लेकिन कूलॉम लॉ में फाई नहीं चाहिए होता है, याद करें।
कूलम लॉ में फ्लक्स की बात नहीं हुई थी, तो हमें फाई को खत्म करना है। फाई शुड बी एलिमिनेटेड, दिस इज कॉल्ड फाई एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करना है, वही बात जो पहले की थी कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके सराउंडिंग पार्ट में गॉसियन सरफेस ले लिया, उस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक बहुत ही छोटा सरफेस ds, ये हो गया हमारा r, इस पे पॉइंट p, सेम डायग्राम, कोई चेंज नहीं, इधर को आए तो ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो गया। ओके, तो व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद दिस? तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज इक्वल टू डी फाई, जिसको नाम दिया था हमने। तो डी फाई कितना हुआ था? यस प्लीज, दिस डी फाई इज इक्वल टू यस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये तो हुआ इसके कारण, राइट। और टोटल फ्लक्स कितना हो गया? तो दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि ई डी एस का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो टोटल फ्लक्स यहां पर हो गया ई डी एस का इंटीग्रेशन। तो कितना हुआ जी ये? तो फाई इज इक्वल टू व्हाट इज ई, वो देख लीजिए, ई इज कांस्टेंट एंड डी एस का इंटीग्रेशन, सो टोटल फ्लक्स हो गया ई टाइम्स व्हाट इज डी एस इंटीग्रेशन, टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला कितना बन गया स्फीयर में? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया जी फ्लक्स, इक्वेशन 1। सिंपल। इस पॉइंट पे कितना फ्लक्स आया वो निकाल दिया हमने बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ये कहां से लिया? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, राइट। हमने ई का वैल्यू पुट नहीं किया, कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ फ्लक्स का डेफिनेशन को देखा है सिर्फ बस। एंड सेकंड लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कि फ्रॉम गॉस लॉ, यदि गॉस थ्योरम का यूज किया जाए तो फ्लक्स कितना होगा? तब तो फ्लक्स, अच्छा इस फ्लक्स को आप हमेशा फाई ई साथ में लिख सकते हैं, है ना, उसमें कोई अच्छी बात है बल्कि लिखें तो फाई ई कितना हो गया? तो फाई ई होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो गया दूसरा इक्वेशन फ्लक्स का, ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, इनको इक्वेट करिए और आंसर हमारा निकल जाता है। तो करिए इनको इक्वेट, कितना आ गया? सो दिस इज ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, this is how much? This is q by epsilon naught. So what is E? E हो गया, उसको नीचे ले जाइए, तो 1 by 4 पाई साथ में डालते इस साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पहले ऊपर है आर स्क्वायर, तो ये तो बन गया फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, तो हम लगे पहुंच गए कूलम लॉ के ऊपर। एंड मान लीजिए कि एट सरफेस इफ a test charge कितना मानते क्यू नॉट इज प्लेस्ड, तो उसके ऊपर कूलम फोर्स कितना होगा बताइए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेस्ट चार्ज है, तो कितना बन जाएगा? क्यू नॉट ई बन जाएगा जी, वो कितना? क्यू नॉट ई। तो एफ कितना हो गया? तो दिस इंटू क्यू नॉट, सो दैट बिकम्स ई कितना है पहले वो लिखिए यहां से, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया? क्यू नॉट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Coulomb's law. This is how we obtain Coulomb's law from Gauss theorem. हमने डेफिनेशन लिया फ्लक्स का, वहां से फाई ई का लिखा डेफिनेशन, एंड देन गॉस लॉ से लिखा फाई ई का फॉर्मूला, दोनों को रिलेट किया, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो टेस्ट चार्ज यहां रखा है क्यू नॉट, उससे मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स यू फोर्स। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग आवर गॉस थ्योरम एंड हाउ डू वी डिराइव इट फ्रॉम कूलम लॉ एंड हाउ कूलम लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए इन क्वेश्चन को एंड कोशिश करिएगा कि बिल्कुल सोचना है कि मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, Q इज 0, सो व्हाट इज फ्लक्स? यू सी दिस, गॉसियन सरफेस में Q 0 हो गया, तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यू नो इट वेल। जब क्यू ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 होगा। और अभी जो पीछे हमने गॉसियन सरफेस के साथ जो क्वेश्चन किया था सॉल्व सिलेंडर के लिए, सेम क्वेश्चन था, क्यूब का सेम क्वेश्चन था कि नेट फ्लक्स वाज 0 व्हेन द फील्ड वाज यूनिफॉर्म। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए हमने एक गॉसियन सरफेस के अंदर में एक डाइपोल रखा है -q + q, देन व्हाट इज द नेट फ्लक्स इन दैट केस? अब विद इन अकेला चार्ज नहीं है, वहां पे डाइपोल रख दिया, सो व्हाट इज नेट चार्ज? -q + q, अगेन 0।
तो यहां भी फ्लक्स जीरो होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन कि हमने किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर 3 चार्ज रख दिए, एक का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, एक का -2 माइक्रोकूलम, एक का -3 माइक्रोकूलम। व्हाट इज नेट फ्लक्स फॉर द सरफेस? इट्स अगेन जीरो, बिकॉज 5 and -5 0. So net charge is zero. In fact, तीनों केस में नेट चार्ज जीरो ही हो रहा है. तो when the net charge within that Gaussian surface is zero, that means net flux will be zero. So I hope this was clear. So in the next video, we will take up applications of this Gauss theorem. अब आपको एक एक चीज का पता है. What is flux? Flux के different cases क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व किया जाता है, वहां पर एरिया को नहीं. रिकॉल करें, आज हमने किया. गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उनको कैसे कैसे डील करना है, उनके एरिया वेक्टर कहां को पॉइंट होंगे, उसका मतलब क्या होगा, एंड देन फाइनली वी डिड द गॉस थ्योरम. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बी कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक्स.